दोस्तों क्या हो अगर आपको एक दिन ऐसे ही पता चले कि आपके कोई दूर की रिश्तेदार जिसे आप जानते भी नहीं हो उनका डेथ हो गया है और वो आपके लिए अच्छे खासे प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। ऐसे में तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है इस सीरीज में यून सोहा के साथ। उसके अंकल उसके लिए एक कब्रिस्तान छोड़ के जाते हैं और उस कब्रिस्तान वाली प्रॉपर्टी का दाम भी अच्छा खासा होता है, पर ये खुशी यून सोहा के जिंदगी में ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। फिर अचानक से एक एक करके 2 मर्डर हो जाते हैं और वो दोनों ही यून सोहा के जानने वाले होते हैं। आखिर वो कौन है जो यून सोहा के जानने वाले को एक एक करके मार रहा है? इसके लिए तो आपको ये सीरीज पूरा देखना पड़ेगा। पर हाँ, मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि आप एंड तक ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि खूनी कौन है। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और स्क्रीन पे आपको जो तारीख और समय दिख रहा है बिल्कुल उसी टाइम इस वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे अंत के 3 एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस सीरीज को देखते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं, पर तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो देखते ही देखते मर जाता है। फिर ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम यून सोहा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर हैं। तभी उन्हें पुलिस का कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपकी चाचा योन म्योंगिल का डेथ हो गया है, आप जल्दी से नामिल पुलिस स्टेशन आ जाइए। वो पुलिस को कहती है, देखिए मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, उनके साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर मैं भला पुलिस स्टेशन क्यों जाऊँ? तो सामने से यून सोहा को यह बताया जाता है कि देखिए आपके चाचा का और कोई सगा संबंधी इस दुनिया में नहीं है, जो है वो आप ही हैं। सो आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाइए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस चीफ को ये पता चलता है कि म्योंगिल के लाश के पास से उन्हें एक शराब की बोतल मिली थी और उस शराब में थेलियम मिला हुआ है। दोस्तों, थेलियम एक जहरीला पदार्थ है, अगर ज्यादा मात्रा में सेवन की जाए तो जान भी जा सकती है। फिर हम इंस्पेक्टर संगजुन सर को देखते हैं जो यून म्योंगिल के घर जाते हैं। घर तो बंद पड़ा हुआ था, वो घर के बाहर थोड़ा बहुत तलाशी ले लेते हैं। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला आ जाती है जो कि यहीं पड़ोस में रहती है। वो संगजुन सर से पूछती है कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हो? संगजुन सर उसका जवाब नहीं देते हैं, उल्टा उसे पूछते हैं क्या यून म्योंगिल यहाँ पे अकेला रहता है? तो वो महिला बताती है कि मैंने सुना था उनका एक बड़ा भाई था जो कि पागल था, अब शायद वो जिंदा नहीं है। फिर यहाँ पे बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं और तलाशी शुरू कर देते हैं। इतने सारे पुलिस वाले को देख के वो बुजुर्ग महिला कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर पुलिस उन्हें ये बता देती है कि यून म्योंगिल का मौत हो गया है। ये सुनने के बाद वो चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं यून सोहा अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन आती है और उन्हें कहती है आपको उनके लाश के साथ जो करना है करिए, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी एक पुलिस वाला कहता है ठीक है चले जाइए, इसका मतलब जो प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिली है उसे हमें किसी ट्रस्ट को डोनेट करना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद यून सोहा पूछती है कि हमें विरासत में कुछ मिल भी रहा है, तो बताइए हमें विरासत में क्या मिला है? तो पुलिस वाला बताता है आपको विरासत में एक कब्रिस्तान मिला है और मार्केट में उसकी रेट भी अच्छा खासा है। ये सुनने के बाद यून सोहा अपने अंकल की लाश को अपने साथ लेने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें वहाँ पे एक बंदा मिलता है। वो इन्हें बताता है कि आपके चाचा जिस गाँव में रहते थे मैं उस गाँव का मुखिया हूँ। दरअसल बात ये है कि आपके चाचा बहुत अच्छे थे, गाँव के सभी के साथ उनका संबंध अच्छा था, इसीलिए गाँव के लोग चाहते हैं कि उनकी अंतिम संस्कार हम सब मिलके करें। अगर आपकी अनुमति हो तो हम सब मिलके आपके चाचा का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। तो यून सोहा गाँव के मुखिया के प्रस्ताव में राजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं यून सोहा के चाचा का अंतिम संस्कार और सभी रिचुअल्स गाँव वाले मिलके करते हैं। पर यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करते हैं कि यून म्योंगिल की मौत पे गाँव वाले दुखी होने के बजाय खुश हो रहे होते हैं। आखिर वो खुश क्यों थे ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर संगजुन भी वहाँ पे आते हैं और वो भी इस चीज को नोटिस करते हैं कि गांव वाले दुखी होने के बजाय खुश हैं। पर तभी एक बंदा आता है और वो यून सोहा के ऊपर हमला करने लगता है और कहता है दीदी मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, इस कब्रिस्तान में मेरा भी हक है,
मैं तुम्हें अकेले इसे लेने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं संगजुन सर उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो बंदा युनसुआ को परेशान कर रहा था उसका नाम योंग हो है। वो युनसुआ का सौतेला भाई है और पुलिस जब उसके माता पिता के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है। ये बंदा अकेला ही रहता है। दरअसल जब युनसुआ छोटी थी उसके पापा उसे और उसकी माँ को छोड़ के किसी और औरत के साथ रहने के लिए चले गए थे और ये यंग हो उनकी दूसरी पत्नी की बेटा है। सो टेक्निकली अभी उस कब्रिस्तान के 2 दावेदार बन गए हैं। दरअसल पुलिस को भी पहले यंग हो के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने युनसुआ को कॉल किया था। तो युनसुआ पुलिस से कहती है कि देखिए ये जो मेरा सौतेला भाई है आप उसे प्लीज अरेस्ट कर लीजिए, उससे मुझे खतरा है। तो पुलिस कहती है हम उसे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसे वार्निंग देके छोड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं पुलिस यंग हो से थोड़ा पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं गांव का मुखिया युनसुआ को एक बंदे से मिलाने ले जाता है। दरअसल ये बंदा सीजो कंस्ट्रक्शन पे काम करता है और वो उस कब्रिस्तान को खरीदना चाहता है। वो युनसुआ को उसका विजिटिंग कार्ड देता है और उसे कहता है आप इसके बारे में सोचिएगा और बताइएगा कि आपको इसे बेचना है या नहीं। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं रात हो गया होता है। युनसुआ अपने पति को बताती है कि आज उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किम सर का बर्थडे है। दरअसल दोस्तों युनसुआ अभी लेक्चरर है और वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। उसे दरअसल रेगुलर होना है और प्रोफेसर भी बनना है और ये काम तब हो पाएगा जब सीनियर प्रोफेसर किम सर उसका नाम ऊपर रेकमेंड करेंगे। युनसुआ इस उम्मीद में है कि इस बार तो किम सर इसके ही नाम को ऊपर रेकमेंड करेंगे, पर यहाँ पे उसे पता चलता है कि किम सर ने उसे नहीं बल्कि किसी और लड़की को प्रोफेसर बनने के लिए रेकमेंड कर दिए हैं। ये सब जानने के बाद युनसुआ बहुत दुखी हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर संगजुन यू मंगिल की केस की रिपोर्ट चीफ को दे देते हैं। दरअसल इंस्पेक्टर संगजुन और चीफ के बीच में भी एक पंगा चल रहा होता है। पहले ये दोनों अच्छे दोस्त थे पर अब एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं संगजुन सर ने जो रिपोर्ट बनाया था चीफ उसे पढ़ते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल यून मंगिल के गाँव में एक अच्छा खासा बना हुआ बिल्डिंग ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। संगजुन सर को ये देख के थोड़ा अजीब लगा तो उस बिल्डिंग को चेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे गोल्फ कोर्स को लेके कुछ पोस्टर पड़े हुए होते हैं। फिर जब वो थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं एक जगह पे बहुत सारे थैलियम रखा हुआ होता है और आपको ये याद ही होगा कि यून मंगिल के पास से जो शराब मिला था उसमें थैलियम मिला हुआ था। इतना पढ़ने के बाद चीफ एक मीटिंग बुलाते हैं और सबके सामने सच लेके आते हैं। दरअसल यून मंगिल के गांव के एक पहाड़ी इलाके में जो कंस्ट्रक्शन एक गोल्फ कोर्स बनाना चाहता है। जिन लोगों के भी जमीन उस पहाड़ पर थे सभी ने अच्छे खासे पैसे लेके उसे जीजो कंस्ट्रक्शन को बेच दिया, पर एक ने अपनी जमीन नहीं बेची और वो थे यून म्योंगिल। दरअसल उनकी कब्रिस्तान उसी पहाड़ी पर है और उस जमीन के बिना जीजो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे गोल्फ कोर्स नहीं बना सकता है, इसलिए वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है और उसे रोक दिया जाता है। और इसी बात को लेके गांव वाले भी दुखी थे। उन्हें लगता था कि अगर गोल्फ कोर्स बन जाएगा तो गांव का विकास हो जाएगा, इसीलिए जब वो मर गया गांव वाले दुखी होने के बजाय बहुत खुश थे। फिर चीफ बताते हैं उस पहाड़ी एरिया में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग भी है। गोल्फ कोर्स बनने के बाद शायद इसे मॉल या फिर किसी कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था, पर बदकिस्मती से गोल्फ कोर्स अभी तक नहीं बन पाया है और वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई है और उस बिल्डिंग का मालिक कोई और नहीं गांव का मुखिया है और इसी बिल्डिंग से संगजुन सर को थैलियम मिला था। इसका मतलब मुखिया ने यून म्योंगिल के शराब में थैलियम मिला दिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि चीफ अभी जो रिपोर्ट्स अपने जूनियर्स को दिखा रहे हैं इसे संगजुन सर ने बनाया है। फिर चीफ कहते हैं जाओ और सबसे पहले गांव के मुखिया को अरेस्ट करके लाओ। फिर हम देखते हैं पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ से ये पता चलता है कि ये सारे कांड के पीछे जीजो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला वो बंदा होता है। फिर उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उसने ही मुखिया को यून म्योंगिल को जहर देने का आइडिया दिया था। यानी कि दोस्तों यून म्योंगिल के खून के पीछे
इन्हीं दोनों का हाथ है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम वापस यून सोहा को देखते हैं, जो कि अपने पति के साथ किम सर की बर्थडे पार्टी से वापस आ रही होती है। जैसे कि हमें पता है, उसे प्रमोशन ना मिलने के कारण वो बहुत ही दुखी है। पर ऐसे समय में यून सोहा के पति उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे ताना मारता है और कहता है, तुम कभी प्रोफेसर बन भी पाओगी या फिर जीवन भर ऐसे ही लेक्चरर ही बन के रह जाओगी। फिर इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि यून सोहा उसके पति को बीच रास्ते में उतार देती है और अकेले ही घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं उसके पति ऐसे ही सुनसान रास्ते पे चलते हुए जा रहा होता है। तभी उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई है। फिर हम देखते हैं किसी ने उनकी तरफ एक बंदूक तान रखा है। वो जैसे ही पीछे घूमता है, हमें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह एक बंदे को एक बर्फ से जमी हुई नदी में एक लाश मिलता है और ये लाश किसी और की नहीं, यून सोहा की पति का है। और इसी के साथ एक नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं पुलिस यून सोहा को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसकी पति के बारे में उसे बता देते हैं कि कल रात किसी ने गोली मार के आपके पति की हत्या कर दी है। ये सुनने के बाद यून सोहा शॉक हो जाती है। फिर एक पुलिस वाला कहता है कि कल रात आप दोनों तो प्रोफेसर किम के बर्थडे पार्टी पे गए थे, तो फिर आपके पति आधी रात में वो सुनसान सड़क पे क्या कर रहे थे। तो यून सोहा बताती है कि कुछ बात को लेके हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, इसीलिए मैं उन्हें बीच रास्ते में उतार के अकेले ही घर चली गई थी। फिर यून सोहा कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझ पे शक कर रहे हो? मैं भला मेरे पति को क्यों मारूंगी? आपने मेरे सौतेले भाई से पूछताछ किया, मुझे लगता है ये काम उसी का है। तो पुलिस वाला कहता है, जी हाँ, उससे पूछताछ हो गया है। कल रात आपके पति के मर्डर के टाइम वो कहीं और था, इस बात का हमने पुष्टि भी कर ली है। फिर यून सोहा यहाँ से चली जाती है और अपने पति के मौत का शोक सभा रखती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है। दरअसल ये यून सोहा के लिए काम करता है। यून सोहा को अपने पति के ऊपर शक था, तो उसके बारे में सच पता करने के लिए यून सोहा ने इस डिटेक्टिव को हायर किया था और इसने पता करके बताया कि सच में इसकी पति का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। फिर हम देखते हैं वो प्राइवेट डिटेक्टिव यून सोहा को कहता है, देखिए मैम, मेरा एक दोस्त है, उसके पास शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बिल्डिंग है और वो उसे बेचना चाहता है। दरअसल उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसका दामाद डॉक्टर है, तो वो ये बिल्डिंग बेच के उसके लिए एक क्लिनिक बनाना चाहता है। और वैसे भी उस कब्रिस्तान का आप क्या करोगे, उसे बेच दीजिए और इस बिल्डिंग को खरीद लीजिए। आप एक काम करिए, आप एक बार मेरे दोस्त से मिल लीजिए। तो यून सोहा इसके लिए राजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं पुलिस को क्राइम स्पॉट से एक एम्प्टी बुलेट सेल मिलता है, जिसके ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ होता है। इसका मतलब जिस गन से यून सोहा के पति को मारा गया है वो भी इतना ही पुराना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यून सोहा उस बिल्डिंग के मालिक से मिलने जाती है, तो वो कहते हैं, देखिए, मैं चाहता हूँ ये बिल्डिंग कोई पढ़े लिखे इंसान खरीदे और इसका अच्छे से ख्याल रखे और इसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो, इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को खरीद लीजिए। तो यून सोहा कहती है, दरअसल मेरा एक सौतेला भाई है, वो भी उस कब्रिस्तान में हिस्सा मांग रहा है, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने दीजिए, फिर मैं इस बिल्डिंग के बारे में सोचूंगी। तो उस बिल्डिंग का मालिक कहता है, देखिए, अगर आपके सौतेले भाई ज्यादा तंग करे तो हमें बता दीजिएगा, हम उसे प्यार से समझा देंगे। फिर यून सोहा यहाँ से चली जाती है और वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है उसकी घर के दरवाजे में बहुत सारे खून लगे हुए होते हैं। दरअसल किसी ने खून से कुछ अजीब सा बनाया हुआ होता है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यून सोहा के दरवाजे पे जो खून के छींटे लगे थे वो इसके बारे में पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है और सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, तो पता चलता है जब यून सोहा घर पे नहीं थी तब उससे मिलने के लिए यंग हो आया था। इसका मतलब ये काम उसी का हो सकता है। फिर हम देखते हैं यून सोहा बार बार पुलिस वालों को ये कह रही होती है कि आप यंग हो को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, मेरे पति के मर्डर के पीछे जरूर उसी का ही हाथ होगा। मेरे पापा के पास भी एक शिकार करने वाला बंदूक था और आप बता रहे थे कि मेरे पति को भी किसी शिकार करने वाला बंदूक से मारा गया है। तो ये सुनने के बाद एक पुलिस वाला कहता है,
आपके पिता के पास वो गन कब से था? तो युनसुआ कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं उस गन को मेरे पापा के पास देखा था। दोस्तों यहाँ पे पुलिस वाले भी यंग हो के ऊपर शक करने लगते हैं। हो सकता है कि सच में ये मर्डर उसी ने की हो। फिर यंग हो को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और सबसे पहले उसे पूछते हैं कि बताओ तुमने अपनी बहन को डराने के लिए खून से क्या सब बनाया था? तो यंग हो कहता है मैंने तो वहाँ पे एक टोटका किया है ताकि अगर मेरी दीदी पे कोई बुरी आत्मा का साया लगा हो तो वो उन्हें छोड़ के चला जाए। और हाँ, वो खून किसी इंसान का नहीं मुर्गे का है। तो पुलिस वाला कहता है क्या तुम तांत्रिक हो जो वहाँ पे टोटके करने गए थे? तो यंग हो कहता है जी नहीं, पर मैंने कुछ साल एक तांत्रिक के पास काम किया था और ये टोटका मैं वहीं से सीखा हूँ। फिर पुलिस उसे उसकी पिता के गन के बारे में पूछती है तो यंग हो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि पुलिस यंग हो के ऊपर शक कर रही है पर उनके पास इसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। फिर हम देखते हैं यंग हो एक खेत के बीच में अपने पापा का फोटो रख के कुछ रिचुअल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो प्राइवेट डिटेक्टिव युनसुआ से मिलने आता है। तो युनसुआ उसे कहते हैं मुझे पता है यंग हो ही मेरे पति का खूनी है, पर पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। और जिस प्रकार के बंदूक से मेरे पति को मारा गया है मेरे पापा के पास बिल्कुल वैसा ही एक बंदूक था। आप कुछ भी करके यंग हो के खिलाफ सबूत लेके आइए। तो डिटेक्टिव कहता है देखिए अगर ऐसा है तो वो गन अभी भी आपके भाई के घर पे ही होगा। हमें अगर वो मिल जाएगा तो हम आसानी से उसे खूनी साबित कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द उस गन को ढूंढ के निकाल लूंगा। फिर डिटेक्टिव यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं रात को डिटेक्टिव यंग हो के घर जाते हैं और चुपके से घर के अंदर चले जाते हैं और तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह पे कुछ कपड़े मिलते हैं जिसमें खून लगा हुआ था। डिटेक्टिव उसका फोटो ले लेते हैं। फिर ऐसे ही तलाशी लेते टाइम डिटेक्टिव को यंग हो की एक फोटो एल्बम मिलता है। डिटेक्टिव उस फोटो एल्बम से एक फोटो को निकालते हैं और अपने पास रख लेते हैं। दरअसल उस फोटो में ऐसा क्या था ये हमें दिखाया नहीं जाता है। फिर डिटेक्टिव यहाँ से जाने लगते हैं। वो जैसे ही अपने कार के पास पहुँचते हैं तभी उनके ऊपर कोई गोली चला देता है, पर वो लकी होते हैं, उनको गोली नहीं लगता है। फिर डिटेक्टिव जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं, पर किलर भी उनका पीछा करता है। तभी एक गोली उनके पैर पे लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो किलर डिटेक्टिव के पास आता है। फिर वो डिटेक्टिव के सर पे गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो डिटेक्टिव की लाश को घसीटते हुए डिटेक्टिव की गाड़ी तक ले जाता है और फिर उनकी लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और फिर वो गाड़ी को लेके यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ 3 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। आपको स्क्रीन पे जो तारीख और समय दिख रहा है उसी टाइम मैं इस सीरीज का सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं इस सीरीज की सेकेंड पार्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।